रेगिस्तान की गलियों में धूल उड़ाती एक कार तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही है। अचानक चिंगार की आवाज के साथ गाड़ी में ब्रेक लगता है। वो एक गाड़ियों के कबाड़ के गेट पर आकर रुक जाती है। गैराज का लगभग 20 फीट लंबा चौड़ा गेट खुलता है, जिससे एक वैन जिसकी छत पर एक खोपड़ी सजी हुई होती है अंदर चली जाती है, जिसमें से दो कपल उतरते हैं कि अचानक ही एक अजनबी इंसान उन पर हमला कर देता है और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ा लिए एक शख्स उन चारों की लाशों को तहखाने की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है और गैराज में एक भयानक हंसी गूंजने लगती है। रेगिस्तान का मरुस्थल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का वो इलाका है जहां कभी कोई टेररिस्ट भी जाने की नहीं सोचता। रोमांच के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक जगह, जहां आते तो बहुत हैं मगर लौटता कभी कोई नहीं। अगर कभी कोई लौटा भी हो तो शायद ही वो इस लायक रहा हो कि इस जगह के बारे में किसी और को कुछ बता सके। गाड़ियों के भंगार के लिए मशहूर जगह, जहां कबाड़ के भाव के गाड़ियों को मन चाहे मॉडल और पावर के साथ मॉडिफाइड करके महानगरों के रेसिंग के शौकीन लोगों को बेची जाती हैं। और इन कार को बेचने के लिए कुछ लड़कों का ग्रुप महानगरों के कार शोरूम, लोकल सर्विसिंग वर्कशॉप्स में सक्रिय रहता था, जिनका एकमात्र उद्देश्य कार को बेचना और कस्टमर को कबाड़ के गैराज यानी रेगिस्तान तक पहुंचाना होता था। जिन दो कपल को किसी अनजान शख्स ने मौत के घाट उतार दिया था, उन चारों के घर वालों और दोस्तों ने इन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। इसी चक्कर में पुलिस में भी कंप्लेंट हो चुकी थी और पुलिस वालों के मुताबिक उनकी लास्ट लोकेशन रेगिस्तान का बॉर्डर था, जो प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता था। किसी तरह लोकेशन ट्रेस करके उन चारों के दोस्तों ने उन्हें खुद ढूंढने का प्लान बनाया। इसके लिए टीना, मेहुल, संचित और विभोर उन्होंने पुलिस द्वारा बताई गई लोकेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थक हार कर लौट ही रहे थे कि रास्ते में चाय सिगरेट पीने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रुकी। वहां उनके पास दो बंदे आए। मियाँ, गाड़ी के शौकीन लगते हो, गाड़ी मस्त है तुम्हारी, बेचोगे? तभी दूसरे आदमी ने टीना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखकर कहा, इम्पोर्टेड है, मजा आएगा ऐसे दौड़ाने में। पर तब तक मेहुल उन दोनों के इरादे भांप चुका था। उसने टीना को साइड किया और खुद दोनों से बातें करता हुआ कहा, भाई खुद तो खटारा लेके भाग रहे हो, हमें उल्लू समझा है क्या? जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ, कुछ नहीं खरीदना बेचना में। इतना कहकर चारों वापस गाड़ी में बैठकर चलने लगे। वे लोग अभी कुछ दूरी गए थे कि तभी उनकी गाड़ियों पर गोलियों की बौछार होने लगी। चारों दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किससे बचें और कहां जाएं, क्योंकि गाड़ी तो पंक्चर हो चुकी थी कि अचानक ही टीना, मेहुल, संचित और विभोर के सामने दो लोग बंदूक ताने खड़े थे। ये दोनों वही लोग थे जो इन चारों से गाड़ी खरीदने के लिए आए थे। दोनों बंदूकधारी ने टीना, मेहुल, संचित और विभोर को बंदूक की नोक पर गाड़ी में बिठाया और अपने साथ गाड़ी में बिठा रेगिस्तान के अंदर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी एक 20 फीट लंबे गेट के सामने खड़ी थी और वो दोनों बंदूकधारी लोग कार को दरवाजे के आगे छोड़कर जा चुके थे। तभी टीना ने साइड मिरर में देखा कि एक दैत्याकार आदमी के हाथ में फरसा लिए जो कि उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। तभी मेहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, टीना, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, पता नहीं हमें कहां ले जा रहा है और इस दरवाजे के पीछे क्या है, ये किसी को नहीं पता। इस पर टीना बोली, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस हौसला रखो, मैं हूं ना।
टीना सबसे कहते हुई खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गाड़ी चलाने लगी और एक जोर की आवाज के साथ टीना दरवाजा तोड़ते हुए अंदर चली गई। चारों तरफ खूब अंधेरा था। सब तुरंत ही गाड़ी से उतर एक कोने में छिप गए। सबने जब गौर से देखा तो चारों तरफ टूटी फूटी गाड़ियां ही थीं, जिसे देख सबको यकीन हो गया कि वो लोग इस वक्त एक गैरेज में हैं। पर दरवाजा टूटने से इन चारों को ढूंढने और भी खूंखार दैत्य इनके पीछे लग गए, जो बर्छी, भाला, तीर कमान, पिस्तौल लिए इन सबको ढूंढ रहे थे। रात अब अपनी काली चादर ओढ़ चुकी थी। मौका देख सबने एक साथ भागने की कोशिश की थी। तभी विभोर के पैर में एक दैत्य ने तीर मार दिया, मगर बाकी तीनों ने विभोर को संभाला और अपने साथ एक गुफानुमा कैद खाने में जा पहुंचे। पर सामने का नजारा देखकर डर के मारे सबकी रूह कांप गई थी। सामने एक नरभक्षी शैतान जो एक हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सामने सभी दैत्य और गराज के कर्मचारी सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठे हुए थे। तभी एक अट्टाहस गूंजी, मुझे खून चाहिए, ताजा खून। मेरी बरसों की प्यासी रूह नया जीवन मांग रही है। खून लाओ मेरे लिए, ताजा खून। ये बात सुनते ही मेहुल बोला, भाई ये तो कोई नरपिशाच लगता है। हमारे दोस्त अगर यहाँ आए होंगे तो वो तब तक मर ही गए होंगे। हमें तो यहाँ से निकल के भाग जाना चाहिए। अचानक ही विभोर के सिर पर किसी ने पीछे से हमला किया, जिससे उसका सिर 2 टुकड़ों में फट चुका था। विभोर को अचानक से मरता देख सबकी सांसें रुक सी गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह कैसी है और यहां ये सब क्या और कौन कर रहा है। सब इसी सोच से जूझ रहे थे कि संचित ने सबसे चिल्लाते हुए कहा, जिंदा रहना है तो जल्दी से यहां से निकलो, वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। संचित की इतना कहते ही सब लोग दौड़ पड़े, पर अगले ही पल संचित और मेहुल को उन दैत्यों ने पकड़ लिया। लेकिन टीना किसी तरह भागने में कामयाब हो गई थी। दैत्यों ने संचित और मेहुल को तहखाने में बंद कर दिया था। तभी वहां मौजूद एक मैकेनिक उन्हें यहाँ के बारे में बताते हुए कहता है, भाई साहब ये कोई गराज वराज नहीं है। यहाँ बस पिशाचों द्वारा जवान लोगों के खून का खेल खेला जाता है और उनके खून से प्यास बुझाई जाती है। फिर लाश को बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में फेंक दिया जाता है और किसी को यहाँ का कोई पता नहीं चलता। तुम लोग बहुत ही गलत फंस गए भाई साहब। इसका बहुत बड़ा ग्रुप महानगरों में फैला हुआ है, जो लोगों को कम दाम में पावरफुल मॉडिफाइड कार दिलाने का लालच देकर यहाँ ले आता है और तुम्हारे जैसे बेवकूफ बेचारे मरने को चले जाते हैं। मरोगे, सब के सब मरोगे, तुम बता रहा हूँ। मैकेनिक की बात खत्म होते ही संचित बोला, हम यहाँ मॉडिफाइड गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि अपने 4 दोस्तों को ढूंढने आए थे, लेकिन अब तो लगता है कि शायद अब खुद ही हमेशा हमेशा के लिए लापता होकर रह जाएंगे। अच्छा, कब गायब हुए थे तुम्हारे दोस्त? पिछले शनिवार को। अरे लोगों को तो पिछले संडे ही निपटा दिया गया था। यहाँ इतने दिनों तक कबूतर को फड़फड़ाने का भी मौका नहीं मिलता भाई साहब। अब तो पाकिस्तान के चील का हुए लाश तो क्या हड्डी भी चाट के खा गए होंगे। मैकेनिक की बात सुन संचित और मेहुल दुख के मारे टूट गए थे। इससे पहले कि वो मैकेनिक से कुछ और पूछते, एक दैत्य अंदर आया और मैकेनिक की कनपटी में घुमा के हथौड़ा मारा और वो वहीं ढेर हो गया। फिर उस दैत्य ने संचित और मेहुल को घसीटते हुए अपने आका नर पिशाच की सेवा में हाजिर कर दिया। नर पिशाच को पहली बार देख मेहुल और संचित डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि नर पिशाच बैठा मंत्रों को बुदबुदा रहा था। उसके सर पर हड्डियों का अजीब सा ढांचा था, जिसे उसने एक ताज की तरह पहन रखा था। नर पिशाच के 2 नहीं बल्कि 4 हाथ थे, जिनमें से 2 मायावी थे, जो चाय जितने बड़े और छोटे हो सकते थे। लिया है मालिक आपका नाश्ता। अपने गुलाम मैकेनिक की बात सुनकर नर पिशाच ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो संचित और मेहुल को डर का सदमा लगा।
क्योंकि नर पिशाच की आंखें थी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे जिनके अंदर कीड़े रेंग रहे थे। नर पिशाच का ऐसा भयानक रूप देख संचित डर के मारे भागने को हुआ, पर नर पिशाच ने अपनी मायावी हाथों से संचित की गर्दन को पकड़कर हवा में उठा लिया और धीरे धीरे उसे अपने सामने हवा में लाया। संचित को नर पिशाच की आंखों में अपनी मौत का काला साया साफ दिख रहा था। इससे पहले कि संचित खुद को बचाने के लिए छटपटा भी पाता, नर पिशाच ने एक झटके में संचित का धड़ उसके सिर से अलग कर दिया। फिर संचित के मुर्दा शरीर से खून का एक एक कतरा चूसकर उसे वापस जमीन पर पटक दिया। संचित की भयानक मौत देख मेहुल का खून भी सूखने लगा था। उसे लगा क्या उसकी मौत आ चुकी है। तभी नर पिशाच ने मेहुल को भी अपने मायावी हाथ से हवा में उठा लिया और अपने सामने ले आया। तुम्हारी नादानी पर मुझे तरस आता है मूर्खों। तुम्हारा हाल भी वही होगा जो तुम्हारे साथियों का हुआ, मगर मैं तुमको जिंदा छोड़ सकता हूं। बोल, बख्श दूं तेरी जान। नर पिशाच की बात सुन मेहुल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। आपके सभी गुलामों की तरह आपकी सारी बात मानूंगा। जो बोलोगे वो करूंगा, बस मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। इस पर नर पिशाच हंसते हुए बोला, बच्चे, तुम नादान हो, यहां नहीं रह पाओगे। जो तुम्हें यहाँ गुलाम दिख रहे ना, वो सब मरे हुए हैं। मैंने इन्हें सिर्फ अपनी मायावी ताकत से जिंदा करके रखा है। इनकी रगों में खून नहीं, मेरा विष दौड़ता है। इन्हें कोई मार नहीं सकता। और रही बात तेरी, तो तू मेरे लिए मनोरंजन का जरिया बने, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझा? इतना कहकर नर पिशाच ने मेहुल को वापस जमीन पर फेंक दिया। मेहुल जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था। तभी संचित की लाश को उठाने वही खोपड़ी वाली वैन अंदर आ गई। मेहुल अभी उठकर बैठा ही था कि उसने देखा कि वैन के नीचे टीना छिपकर लटक रखी है। टीना ने भी मेहुल को देख लिया था और साथ में संचित का बिना सिर का धड़ भी, मगर वो डर के मारे कुछ नहीं बोली और मेहुल को भी चुप रहने का इशारा किया। मेहुल ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और अपना मुंह बंद कर दर्द से कराहता रहा। तभी नर पिशाच ने मेहुल से कहा, भाग, देखता हूं तेरी तकदीर तुझे जिंदा रखना भी चाहती है कि नहीं। नर पिशाच के कहते ही सारे दरवाजे खोल दिए गए। मेहुल रात के अंधेरे में ही रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। रेगिस्तान में रेत का तूफान आ रखा था, पर मेहुल ने हार नहीं मानी। वो दौड़ता रहा। मेहुल जिस दिशा में जाता, नर पिशाच के 2 मायावी हाथ उसी दिशा में उसका पीछा करते। इधर वैन के नीचे छिपी टीना वैन के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। हर एक सांस उसे अपनी आखिरी सांस महसूस हो रही थी कि तभी मैकेनिक बची खुची लाश को भी वैन में लाद गरज से बाहर निकल गए। वैन तेज रफ्तार से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़े चले जा रही थी। तेज रफ्तार के कारण टीना की पकड़ अब कमजोर हुई। उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब टीना की आंख खुली तो उसने खुद को एक मिलिट्री कैंप में पाया, जहां टीना को 4-5 मिलिट्री ऑफिसर घेरे हुए थे। क्या हुआ था आपके साथ? आप हमें बीच रेगिस्तान में बेहोश मिली थी। अगर हम सही वक्त पर नहीं आते थे तो शायद चील कौवे आपको जिंदा ही खा जाते। मिलिट्री ऑफिसर की बात सुन टीना रोने लगी। उसे अपने और अपने दोस्तों के साथ हुई दरिंदगी याद आने लगी थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मिलिट्री कैंप में कर्नल की एंट्री हुई, जिसे देखकर डर के मारे टीना की आंखें सफेद और चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ बेटा? तुम रेगिस्तान में मेरे जवानों को बेहोश मिली थी, सब कुछ ठीक तो है? कर्नल के पूछने पर टीना बेसुधी कर्नल को देखी जा रही थी। इस पर कर्नल ने टीना से दोबारा पूछा, बोलो बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ, हम मिलिट्री से हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मगर टीना के मुंह से चूं तक नहीं निकली, क्योंकि टीना जब वैन के नीचे छिपी हुई थी तब उसने नर पिशाच को देख लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि कर्नल ही था।
कर्नल के बहुत बार पूछने पर भी टीना ने हकलाते हुए इतना ही कहा, शायद मेरी याददाश्त खो गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज किसी तरह मुझे मेरे घर छोड़ दो। इस हादसे के बाद टीना को वापस अपने घर भेज दिया गया। मेहुल के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या पता वो आज भी नर पिशाच के मायावी हाथों से भाग रहा हो। कहीं भागते भागते वो पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया। ऐसे बहुत से सवाल ये कहानी देख आपके मन में खुरिद रहे होंगे, जिनका जवाब कोई नहीं जानता। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।